हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप मॉडल सेट नंबर यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देख रहे हो, जो कि आपके किरण पब्लिकेशन के बुक से लिया गया, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। इससे पहले आपको सेट नंबर 1 to 4 अपलोड कर दिया गया है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आकर देख लीजिएगा। प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम फर्स्ट बीएसएससी का जो प्रैक्टिस सेट है वह भी आपके लिए अपलोड किया जा चुका है, और क्राउन पब्लिकेशन का भी एक प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो आप एक बार प्लेलिस्ट में आकर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। बीएसएससी के लिए जो भी मटेरियल आपके एग्ज़ाम के लिए आना चाहिए वो सारा कुछ आपको एबीसी एकेडमी पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और बहुत ही जल्द साइंस के लिए भी आपके लिए क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपको पता है 25 क्वेश्चन आपका साइंस से भी रहने वाला है। अगर आपको इस क्लास का या भी किसी और क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप पीडीएफ आराम से ले सकते हैं। और अगर आप में से किसी को वहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आए तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेंड्स को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, टेलीग्राम ओपन नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था वो रीज़न नहीं पता है। देखिए 9576843550 इस नंबर पर आप मैसेज करके टेलीग्राम का लिंक ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जो टेलीग्राम बिल्कुल यूज नहीं करते हैं, उनको व्हाट्सएप पे ही पीडीएफ सेंड कर दिया जाता है। आपको जैसा ठीक लगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ये आप नंबर नोट कर लिए। आइए देखिए, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। बताइए कि देखिए, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। ऑप्शन नंबर बताइए, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर जो 3 है ना, ये सही हो जाएगा। वर्ष 2010 में किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो आपका एनजीटी है ना, एक ये वैधानिक निकाय है जिसकी कि 2010 में स्थापना हुई थी। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के द्वारा पर्यावरण के मुद्दों से संबंधित मामले को नियंत्रित और समाधान करने के लिए इसका निर्माण किया गया। किसका मतलब ये स्थापना किया गया, किसका, तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण व्यवस्था का। ठीक है, आइए नंबर सेकंड देखते हैं। देखिए बताना है कि नाट्यशास्त्र पर एक कृति किसके द्वारा लिखा गया था। नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ना सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, भरत के द्वारा। देखिए ये जो है ना नाट्यशास्त्र, जो कि नाट्य कला पर एक विस्तृत ग्रंथ है, शास्त्रीय संगीत रंगमंच के सभी पहलू से ये संबंधित है, रिलेटेड है। ठीक है, नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी की पुस्तक नहीं है। इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो महात्मा गांधी की पुस्तक नहीं है, तो राइट आंसर बताइए नंबर 3 का क्या हो जाएगा। देखिए हिंद स्वराज, ईश्वर का मार्ग और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यह तीनों ना महात्मा गांधी के द्वारा ही, मतलब इन्हीं का ये रिलेटेड बुक है। बट सत्यार्थ प्रकाश आपको पता होना चाहिए कि वर्ष 1875 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश ये लिखा गया था। ठीक है, महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा। ये जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस, मतलब धर्म कहिए, समाज से सुधारक ये रह चुके हैं, और आर्य समाज के ये संस्थापक भी हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पे है। नंबर ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा राइट आंसर, भारत में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय जो आपका गुरुग्राम हरियाणा है, यहीं पर स्थित है। यह भारत के द्वारा शुरू किया गया है, और 121 देश इसमें टोटल अभी जुड़ा हुआ है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। नंबर 5 है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे माना जाता है। नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। नंबर 1, महान्यायवादी जो होते हैं ना, जिसे आप अटॉर्नी जनरल कहते हैं, ये पहला विधि अधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 6 है, भारत में निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। नंबर 6 का, तो यहाँ पे आप ऑप्शन तो पहले चारों आप देख लीजिए, तो आप शायद नंबर 4 को देख के समझ पाए होंगे कि ये जो आपका महाल नोबिस है, ये राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो आपका था, जो कि 1956 से लेकर के 61 तक चला था, ये महाल नोबिस मॉडल के आधार पर ही रखा गया था। ठीक है, नंबर 7 देखते हैं, राज्यसभा के उपाध्यक्ष को चुना जाता है किस तरीके से, तो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। ठीक है, अध्यक्ष नहीं पूछा है। राज्यसभा के अध्यक्ष तो आपको पता है कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति, लेकिन यहाँ पे आपसे उपाध्यक्ष पूछा गया है, तो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ये चुने जाते हैं। नंबर 8, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध कहाँ से था। ऑप्शन नंबर 8 का राइट आंसर यहाँ पे ना 4 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि सिद्धार्थ वज्जी संघ के एक गणराज कुंडल जो ग्राम था, यहाँ के शासक क्षत्रियों के प्रमुख रहे थे। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका जो वज्जी संघ है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का हिस्सा है, बताइए। समवर्ती सूची पूछा है आपसे।
तो ऑप्शन नंबर जो आपका 3 दिया हुआ है ना, शिक्षा, ये समवर्ती सूची हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में आता है। दोनों यानी कि संसद और राज्य विधायिका समवर्ती सूची में शामिल किसी भी मामले पर मतलब कहिए कि कानून बनाने का उनको अधिकार मिला हुआ है। नंबर 10 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो धन विधेयक को परिभाषित करता है? अनुच्छेद बताना है। नंबर 3 हो जाएगा अनुच्छेद 110, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सा है जो सही नहीं है? तो यहाँ पे अपना चारों ऑप्शन देखिए, जन्म उनका लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, निर्वाण यानी कि निधन जो हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था, जिसे आप महापरिनिर्वाण कहते हैं। पहला उपदेश यहाँ पे अमरावती दिया हुआ है। तो आपको ध्यान आना चाहिए कि पहला उपदेश कहाँ पे गौतम बुद्ध ने सारनाथ का जो हिरन पार्क था वहाँ पे 5 भिक्षुओं को सबसे पहले अपना उपदेश दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे अमरावती ना होकर के सारनाथ होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है ये आपका गलत है। नंबर 5 नंबर 12 रामसर सम्मेलन को इस रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में आप जानते हैं बताइए? तो नंबर 3 आर्द्र भूमि पर सम्मेलन के नाम से भी आप इसे जानते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ईरान के जो एक शहर था रामसर, उसी शहर के नाम पर ये रखा गया है। और 1971 में यहाँ पर हस्ताक्षर हुआ था, मतलब कहिए कि कानून वगैरह सारा कुछ जो बनना था सारा कुछ यहीं पे 1971 में ईरान के शहर रामसर में हुआ था, इसीलिए आप इसे रामसर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। बताइए नंबर 13 में अविरल धारा मिशन किससे संबंधित है? तो नंबर 2 हो जाएगा नदियों का प्रवाह से संबंधित है। नंबर 14 है अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर है? तो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे रहा। अब बताइए यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा? मोहाली, त्रिवेंद्रपुरम, हैदराबाद या फिर पणजी। नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी ये जो 3 है राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद में है। ठीक है, देखिए सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के नाम के लिए आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान जो है ना आपका, ये कहाँ पर, जो कि मतलब कहिए ग्रामीण विकास के लिए कृषि अनुसंधान का संचालन करता है ना, इसका मुख्यालय हैदराबाद का जो तेलंगाना है ना वहीं पर है। अगर आपसे पूछता है कि आप ये बताइए कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में, 1972 में फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन था, इन दोनों के द्वारा ये आयोजित किया गया था। नंबर 15 है भारत के लोक नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप में मेल खाता है? नंबर 15 का सही रूप में, तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, यक्षगान कर्नाटक का, यह बिल्कुल यहाँ पे सही दिया हुआ है। यक्षगान एक पारंपरिक भारतीय नाट्य कला है जो कि कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में, मतलब कन्नड़ और उत्तरी कन्नड़ वाला जो जिला है वहाँ पे ये होता है। नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही है। नंबर 16 है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर ना आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा राइट आंसर, मनीला में है। ठीक है, फिलीपींस में स्थित है। ये कौन सा? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय। ठीक है, अगर पूछे कि यह स्थापना मतलब कहिए कब हुआ था, तो समझिए कि यह जो है ना 19 दिसंबर 1966 को स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक के रूप में इसका स्थापना मतलब किया गया था। नंबर 17 है भारत में आम के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, ये बताइए? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए नंबर 17 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा, 5वां स्थान है। ठीक है, बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट में ये सब काफ़ी बार आपको वैसे ही बताया जा चुका है। नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा राइट आंसर। और फ्रेंड्स एक बात यहाँ पे आपको मतलब स्टार्टिंग में ही बता देना चाहिए था, बट एक बात समझिए, क्राउन पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपको बताया गया था उसमें एक क्वेश्चन गलती से वहाँ पे डाउट थोड़ा सा हुआ था, बट यहाँ पे नहीं होता है, फ्लो में जो गलत मतलब हो गया था, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आपको कभी भी गलत नहीं बताया जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में गलती हो जाए तो ये ध्यान रखिएगा कि आप अगर कमेंट करते हैं या नहीं तो खुद से कमेंट करेंगे आप तो पिन कर दिया जाएगा मैसेज, या नहीं तो कमेंट करके स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया जाएगा गलती कहाँ पे हुई है। ये भरोसा रखिएगा गलती नहीं होगा। ऐसे किसी को भी बताने में आपको भी सारा क्वेश्चन पता होते हुए आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन आपको पता है मैक्सिमम स्टूडेंट का गलत हो जाता है, पता होते हुए भी गलत होना तय है। तो नंबर 64 मेरे से भी गलती हुआ था, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। देखिए क्वेश्चन था ना नैनोमीटर के बारे में। ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर वो कितना होगा ना, तो ऑप्शन नंबर जो आपका वहाँ पे दिया गया था ना वो गलत था, मतलब जो बताया गया था वो गलत था। तो देखिए ऑप्शन नंबर वहाँ पे आपको शायद बी बताया गया था, बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी वहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी। अब सवाल है कि ऑप्शन नंबर डी में क्या था? तो देखिए
आपका जो है ना एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे 64 क्वेश्चन ही था ना, हाँ 64। तो आपका वहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर 10⁻⁻⁹ सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको बताया गया था शायद वहाँ पे 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻⁷। काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने कमेंट भी किया था, तो 10⁻⁻⁹ सेंटीमीटर राइट आंसर होता है 1 नैनोमीटर इक्वल टू। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 18। बताइए निम्नलिखित में से कौन एक ठंडा रेगिस्तान, यहाँ पे बताना है कि नहीं है। नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। नंबर जो फर्स्ट है ना कालाहारी, यह क्या है, ठंडा रेगिस्तान नहीं है। ध्यान रखें, कालाहारी मरुस्थल ना शुष्क टाइप का कहिए रहता है, शुष्क अर्ध शुष्क रेतीले वाले क्षेत्र में काफ़ी मतलब विशाल एरिया में फैला हुआ है। अगर पूछे कि बताइए यह कितने में फैला हुआ है कालाहारी मरुस्थल, तो आपको बताना है, देखिए 9 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। ठीक है, नंबर 19 महाभारत में द्रोणाचार्य का पुत्र कौन था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा, अश्वत्थाम नाम ध्यान रखेंगे। ठीक है, हिंदू महाकाव्य, ये कोई महाभारत है, महाभारत के अनुसार अश्वत्थाम था, ये गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र और ऋषि भारद्वाज के पोते थे। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन एक ब्रिक्स देश है। नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, रूस है। ठीक है, ब्रिक्स 5 मतलब कहिए कि देशों का एक तरह से कहिए कि मतलब समूह है, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। ध्यान रखिएगा 5 देशों का यह समूह है, इसीलिए ब्रिक्स नाम भी पड़ा है, BRICS। हर एक कंट्री का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए। इनमें से कौन अनौपचारिक क्षेत्र में संपीड़ित है। नंबर 21 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, एक शिक्षक का ड्राइवर। अनौपचारिक क्षेत्र के संदर्भ में कहता है कि जिसमें सभी नौकरियों को शामिल किया जाए, जिन्हें नॉर्मली कहिए कि आय स्रोत के रूप में मतलब मान्यता प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, और जिन पर टैक्स वगैरह का भुगतान नहीं करना होता है, नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ना 4 राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध सिख तीर्थ हेमकुंड बताना है कि वहाँ कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ना A हो जाएगा, 1 हो जाएगा राइट आंसर। उत्तराखंड है फ्रेंड्स, A या 1 जो भी कहा जाएगा आप मेंशन कर लीजिएगा, मतलब समझ लीजिएगा कि क्या कहा जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट में ऑप्शन नंबर ABCD ही है। और बट यहाँ किरण एक खासियत है कि 1 2 3 4 करके दिया हुआ है। देखिए उत्तराखंड का जगह का नाम आप जान लीजिए, नाम आपने सुना भी होगा, चमोली। चमोली जिले में हेमकुंड साहिब एक पूजा स्थल तीर्थस्थल के रूप में है, जो कि ये जो सिख गुरु थे, 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनको ये समर्पित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह साहब थे, ये आप ध्यान रखिएगा। नंबर 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम में मणिरत्न की श्रेणी में शामिल है। तो नंबर यहाँ पे आपका देखिए ऑप्शन नंबर 3 भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण हो जाएगा राइट आंसर। बताइए कि वर्ष 2011 में जो जनगणना हुआ था, जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण कितना प्रतिशत है। नंबर 3 हो जाएगा 11.3% है। नंबर 25 मरुद्वीप संबंधित है कहाँ से। और देखिए अगर एक बात अभी आप समझिए कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में जो भी आपने क्वेश्चन देखा ना, शहरीकरण अगर बिहार में पूछेगा तो 11.3, और अगर राष्ट्रीय और एवरेज पूछता है ना शहरीकरण, तो आप ये भी समझ लीजिएगा कि 31.2% है, अगर कंट्री में पूछता है पूरा देश में राष्ट्रीय स्तर पर। तो अब बताइए मरुद्वीप संबंधित है क्या जिससे, नंबर यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा, रेगिस्तान से संबंधित है। मरुद्वीप जो है रेगिस्तान से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। यह जो है ना रेगिस्तान क्षेत्र का मतलब जो जैसे खजूर, गेहूँ, मक्का का पास जहाँ पर खेती होता है ना, उससे ही आप मरुद्वीप से के नाम से मतलब जानते हैं, ये रेगिस्तानी वाला एरिया का ये नाम है। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। नंबर सेकेंड फातिमा बीबी रही थी, ध्यान रखेंगे। लीला ये जो मतलब फातिमा बीबी हैं, ये भारत के उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। नंबर 27 यहाँ पे सूची एक को सूची दूसरे के साथ आपको मैच करना है, क्या यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो नंबर 27 का आराम से आप देखिए, अगर आपको जहाँ पे भी टाइम चाहिए होगा आराम से आप वीडियो को रोक लिया करिएगा, ठीक है। देखिए पुलकिट झील जो है ना, यह आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। चिल्का झील अगर पूछता है तो उड़ीसा में है। वूलर झील आपका हो जाएगा कश्मीर में, और सांभर झील है आपके राजस्थान में। आप यहाँ पे अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप मैच कर लीजिएगा। ये आप चारों आपको जानना था, ये अभी आपने देख लिया।
देखिए बताइए कि रीबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है। नंबर 28 ऑप्शन नंबर आपका ना सेकेंड नंदन नीलेकनी हो जाएगा राइट आंसर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यह जो है ना इंफोसिस के पहले के अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है। नंबर 29 है कि पूर्वी रेलवे का पहला PPP मॉडल आधारित तेजस एक्सप्रेस ट्रेन किस मार्ग पर चलेगी। 29 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना देखिए 1 तो आपने ऑप्शन देख लिया, नंबर सेकेंड आप देख लीजिए। बताइए सेकेंड थर्ड फोर्थ में कोई आपका राइट आंसर है क्या, तो बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, भागलपुर नई दिल्ली। ध्यान रखेंगे तेजस का परिचालन ना भागलपुर, किऊल, पटना, दीनदयाल जो है यूपी का, इसी के रास्ते होते हुए दिल्ली चला जाएगा। नंबर 30 ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है। नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। देखिए कौन है नहीं मतलब कौन थे, तो ड्राफ्टिंग संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी ना, इसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर साहब थे। इस कमेटी में टोटल अम्बेडकर साहब के अलावा टोटल 6 और लोग थे, ठीक है, जिसमें कि जैसे राजेंद्र प्रसाद थे, पंडित नेहरू थे, ये सारे भी रहे थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर, जॉन बर्दीन ने। देखिए जॉन बर्दीन ने फिजिक्स यानी भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में ना 2 बार इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। समझ पा रहे हैं आप, 2 बार इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। यहाँ एक बार मिलना काफ़ी मुश्किल होता है किसी के भी लिए। पहला मिला था इनको 1956 में और दूसरा मिला था 1972 में। शायद मेरे हिसाब से आप में से काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होगा, तो इसलिए आप इसे याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए जैसे आपका फ्रेडरिक सेंगर है, आपको नाम पता होना चाहिए, फ्रेडरिक सेंगर, इनको भी 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। किस चीज़ के लिए, रसायन के लिए मिला था। नंबर 32 बताना है कि निम्नलिखित में से किस देश में 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर बताइए नंबर 32 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ना 4 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 31 अगस्त को ना पूछा है आपसे, तो ये जो आपका ट्रिनिडाड टोबैगो है, मलेशिया है, किर्गिस्तान है, इन तीनों में 31 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 33 भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है, बताइए कहाँ पर, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, नंबर फर्स्ट हो जाएगा, आर्कटिक में है। भारत का जो हिमाद्री स्टेशन है आर्कटिक में स्थित है, ठीक है। और एक बात समझिए, वर्ष 2008 में भारत सरकार ने हिमाद्री अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी की थी। नंबर 34 कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है। नंबर फर्स्ट हो जाएगा मैक्सिको। देखिए मैक्सिको जो है ना सबसे ज़्यादा मरकरी का उत्पादन करता है। अगर पूछे कि विश्व में मरकरी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो चीन, ध्यान रखेंगे, ठीक है, विश्व में अगर पूछता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आप समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन में मैक्सिको है, चीन है नहीं, और ऑप्शन नंबर ई है नहीं। तो यहाँ पे यूपीएससी में ऑप्शन नंबर ई देता है, ई रहेगा तो यकीन मानिए माथा दर्द करवा देगा आपका, बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाएगा कि ऑप्शन ई की वजह से। यहाँ पे आपके लिए सबसे बेस्ट बीएसएससी में एक यही है कि ऑप्शन नंबर ई आपके सामने नहीं रहेगा, 4 में से एक आपका जरूर यहाँ पे सही होगा। देखिए यहाँ पे कौन सा सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन है ना, तो मैक्सिको हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बट अगर यहाँ पे चीन का भी नाम रहेगा, मैक्सिको का रहेगा, तो चीन आपको सबसे पहले टिक करना। मरकरी का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, मैक्सिको का नंबर सेकेंड आता है। बताइए कि ग्रेनाडा स्थित है कहाँ पर। नंबर 35 का ऑप्शन नंबर आपका ना सेकेंड हो जाएगा, कैरेबियन सागर में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नंबर 36 देखते हैं, सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक होता है कहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा राइट आंसर कौन सा, नंबर 3 चीन में। चीन पहले भी स्टार्टिंग से ही सबसे ज़्यादा उत्पादक रहा है किस चीज़ का, तो सिल्क के उत्पादन में, ठीक। भारत सिल्क के उत्पादन में अगर पूछता है तो वर्ल्ड में नंबर सेकेंड पे है, तो फर्स्ट पे चीन, सेकेंड पे आपका भारत है। और अगर पूछे कि भारत में बताइए कि कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा सिल्क का उत्पादन करता है, तो आराम से आपको कर्नाटक बता देना है। आइए नंबर 37 देखते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। नंबर 3 हो जाएगा, कांगो नदी जो है ना, ये विषुवत रेखा को कितनी बार, तो 2 बार काटती है। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, नंबर 38। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे आपको देखना है, बताना है, विश्व का सबसे बड़ा पूछा है पर्वत श्रृंखला ना, बताइए तो क्या होगा राइट आंसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, एंडीज जो है ये विश्व का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है। नंबर 39 भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, अप्सरा।
भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर अगर पूछता है तो अप्सरा है। यह 1956 ईस्वी में ट्राम्बे के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नंबर 39 के बाद 40 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है? पृथ्वी की अपेक्षा पूछा है, आकार में छोटा। नंबर सेकंड हो जाएगा शुक्र। देखिए पृथ्वी सौर मंडल का 5वां बड़ा सा मतलब ग्रह है, बड़ा सा क्या बड़ा ग्रह है फ्रेंड्स। तो आकार की दृष्टि से पृथ्वी से बड़े ग्रह के बारे में अगर पूछेगा ना तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून है, ठीक है। और अगर छोटा पूछेगा तो बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, ये सारे छोटे हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है बताना है नंबर 41 का। देखिए समझिएगा, यह जो ममूदा सिंचाई परियोजना भागलपुर में, यह आपका सही है। श्रीखंडी सिंचाई परियोजना जमुई में, बांगड़ा सिंचाई योजना बांका में और मानसरा सिंचाई योजना औरंगाबाद में, यह सभी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही मैच किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा राइट आंसर। माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, ई नहीं होगा। यहाँ पे आपसे पूछा है ना निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक मिनट, यहाँ पे नहीं, बिल्कुल देखिए बांगड़ा सिंचाई वही ना फ्रेंड्स, महमूदा सिंचाई परियोजना भागलपुर में सही है। श्रीखंडी सिंचाई परियोजना जमुई बिल्कुल सही है। बांगड़ा सिंचाई परियोजना ना यह आपका औरंगाबाद नहीं है फ्रेंड्स, मुंगेर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हुआ गलती से मुंह से निकल गया ऑप्शन नंबर ई, ताकि ये गलती यहाँ पे पता चला, मुंगेर होगा यहाँ पे, ठीक है। बांगड़ा कहाँ पर, मुंगेर में है। और मानसरा सिंचाई जो है ना यह आपके औरंगाबाद में है। तो यहाँ पे क्या पूछा, कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? नंबर 42 ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा हिंद ये स्वराज पुस्तक लिखा गया था, ठीक है। 1909 ईस्वी में लिखा गया था। अगर यह जानना हो कब, तो 1909 में इंग्लैंड में दक्षिण अफ्रीका से लौटते समय इन्होंने जहाज में बैठ कर ही कहिए कि इन्होंने लिखा था। दिन और रात कहाँ पर बराबर होते हैं? 43 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। विषुवत रेखा पर, जिसे आप 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, यहाँ पर दिन और रात दोनों बराबर होता है। यहाँ सूर्य की किरण ना लंबवत पड़ती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि ध्रुव पर ना, ध्यान दीजिएगा, ध्रुव पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ एक क्या है? अगर आपको पता हो तो बताइए, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? 44 का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। प्रवाल रचना होता है, ठीक है। ये ग्रेट बैरियर रीफ ना उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के मतलब कहीं ऑस्ट्रेलिया में है ये, ठीक है। और यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल द्वीप है। अगर पूछे तो विश्व की सबसे प्रवाल द्वीप है ग्रेट बैरियर रीफ। नंबर 45 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? 45 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हेग में है, यानी कि द हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक कहिए कि मतलब हिस्सा है। इसकी स्थापना अगर पूछता है कब से, तो 1904 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और एक बात देखिए, अभी ना फिलहाल भारत के जो दलवीर सिंह भंडारी हैं इस न्यायालय के वर्तमान में भी न्यायाधीश हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। नंबर 46 अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वियना में है। ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी संयुक्त राष्ट्र संघ का यह भी एक कहिए पार्ट है। इसका गठन अगर स्थापना पूछता है तो वर्ष 1957 में किया गया था। और इसका जो है वियना यानी कि ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। जिनको पता हो उनके लिए अच्छी बात है, जिनको नहीं पता हो आप ज़रूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। कोशिश करिएगा नेक्स्ट टाइम फिर से इन सारे क्वेश्चंस पे आपको डाउट ना हो। अभी से कम 1 से 2 सेट आप पर डे लगाते चलिए। यकीन मानिए बहुत जल्द आपका जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छे जगह पे पहुंच जाएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट या तो फिर PDF जमा करते चलेंगे तो मालूम चलेगा काफ़ी सारा हो जाएगा और पढ़ने के टाइम में आपको फिर प्रॉब्लम आएगी। जिनको आगे निकलना होगा वो आगे निकल जाएगा, जिनको PDF या फिर स्क्रीनशॉट या फिर बाद में पढ़ने का होगा वो आप पढ़ते रहेंगे। वो आपको भी पता है आप कितने अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। इसीलिए फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ही पर डे एक्स्ट्रा आपको याद करना पड़े सेट आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए। रिक्वेस्ट है आपसे, आप ही के एग्ज़ाम के लिए यह बोला जा रहा है। इससे ये जो बात आपको बताया गया ना, इससे आपको फ़ायदा होगा, ना कि मेरे लिए ये कोई फ़ायदेमंद होगा। मेरे लिए फ़ायदेमंद यही होगा कि आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो। देखिए नंबर 1 पानीपत का युद्ध के बारे में बताना है, कब हुआ था, यहाँ पे मैच करना है। तो पानीपत का युद्ध जो है ना, समझिएगा कि प्रथम युद्ध अगर पूछेगा तो 1526 में हुआ था। पलासी का युद्ध आपसे पूछता है तो 1757 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध
1576 में हुआ था और तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को फिर सूची दूसरे के साथ मैच करना है, सही आंसर यहाँ पे बताना है कौन सा हो जाएगा इन तीनों में से। तो बताइए यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा। टाइम चाहिए तो वीडियो को रोक लीजिएगा। देखिए, नंगा पर्वत ना जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में है नंगा पर्वत, नंगा देवी पर्वत जो है, नंगा पर्वत। और जो नंदा देवी पर्वत है ना, ऑप्शन नंबर बी, यह आपका नंदा, देखिए नंगा पर्वत और नंदा देवी पर्वत दोनों में अंतर है। नंदा देवी अगर पूछेगा तो उत्तराखंड, कंचनजंगा पूछेगा तो सिक्किम में है। ध्यान देंगे, नंगा पर्वत जम्मू और कश्मीर, नंदा देवी पूछता है, समझ पाए कि जैसे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है ना, तो नंदा देवी भगवान के लिए है, यह उत्तराखंड में है, ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ पर है बताइए, नंबर 49 का ऑप्शन नंबर 3, ये वेनेजुएला में है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना जिसका नाम है साल्टो एंजिल। ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे आप, साल्टो एंजिल नाम है। साल्टो एंजिल जो है ना, ये यहाँ पे वेनेजुएला में है और इसकी अगर ऊंचाई पूछता है ना तो बहुत ही ईजी है, 979, आप ऐसे याद रखिएगा, इतना मीटर है। नेक्स्ट है नंबर 50, लॉर्ड ऑफ द फाइल्स पुस्तक के लेखक कौन है, नंबर 50 का नंबर सेकंड हो जाएगा, विलियम गोल्डिंग के द्वारा यह लिखा गया है। नंबर 51 देखिए, आ गया आपका यहाँ से अब मैथ्स और साइंस का क्वेश्चन, फिलहाल साइंस का क्वेश्चन है। तो बताइए नंबर 51 में घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है किस तरीके की, नंबर सेकंड स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है, देखिए स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण जैसे क्या है, जैसे बांध में जो बांध से जो भरा हुआ जल होता है, घड़ी की चाबी से संचित ऊर्जा, ये सारे होते हैं। ठीक है, गतिज ऊर्जा में टहलता हुआ व्यक्ति होता है ना, ये होता है। दाब वाला ऊर्जा अगर पूछता है तो दाब ऊर्जा होता है पाइप में जो पानी बहता है, ये आपका दाब ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग आपको दिखाई देता है बताइए, तो नंबर आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो नंबर सेकंड हो जाएगा। सूर्य ग्रहण के समय ना सूर्य का किरीट यानी कि कोरोना नामक भाग दिखाई देता है। अगर पूछेगा कि सूर्य के प्रकाश की चाल बता दीजिए कितना है, सूर्य के प्रकाश की चाल बता दीजिए, तो आराम से आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बता देना है। नंबर 53 है कि शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा, नंबर 53 का ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर, नंबर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला नंबर 53 जो है ना, यह आपके लिए छोड़ा जा रहा है। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा, इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फार्मूला अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, अब आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना। f - 32/9 = k - 273/5 = r/4। आप सॉल्व करके ज़रूर बताइएगा कि क्या यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होगा। नंबर 54 है, एक गेंद को क्षैतिज बताना है कि क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी, नंबर 54 का ऑप्शन नंबर आपका ना यहाँ पे क्या होना चाहिए राइट आंसर, नंबर 3 45 डिग्री। नेक्स्ट है 55 में, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है किस तरीके की, नंबर सेकंड केवल गतिज ऊर्जा होता है, किसमें, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में। ठीक है, और देखिए एक बात समझिए, हेलीकॉप्टर में बैठे हुए यात्री अगर उसके बारे में पूछेगा तो स्थितिज और गति ये दोनों प्रकार की ऊर्जा होता है। ठीक है, अभी आपको जैसे बांध के बारे में बताएगा ना, तो बांध में जो भरा हुआ जल होता है वो स्थितिज के रूप में रहता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में रहता है। नंबर 56, बता दीजिए कि लिफ्ट की खोज किसने की थी, नंबर 4 ओटिस के द्वारा लिफ्ट की खोज की गई थी। ध्यान रखेंगे, देखिए अगर पूछेगा ना आपसे कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, तो बेयर्ड ने किया था, JL बेयर्ड के द्वारा टेलीविज़न का आविष्कार किया गया था। अगर पूछता है बल्ब का आविष्कार किसने, तो एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। ये सब आप ध्यान रखिएगा। नंबर 57, पृथ्वी से हम चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को देख सकते हैं, नंबर आपका 3 हो जाएगा, 59% यानी कि 59% भाग को हम देखते हैं। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में समय अगर पूछेगा कितना लगता है, 1.26 सेकेंड लगता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और चंद्रमा की पृथ्वी से अगर दूरी आपसे पूछ ले, यह भी पूछा जा सकता है ना, तो आपको बता देना है कि 38,44,000
एक मिनट फ्रेंड्स, 38 लाख, हाँ देखिए 384402, 3,84,402। ध्यान रखेंगे 3,84,402 किलोमीटर है। कहाँ से? तो चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी अगर पूछेगा तो बता देना है। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित हो जाएगा 58 का? तो ऑप्शन नंबर 1, ऊपर काला नीचे उजला। देखिए धूप से बचने के लिए ना छाते में ऊपर काला और नीचे उजला रंग का यूज होता है। इसका कारण यह होता है क्योंकि आपको पता होगा काला रंग ऊष्मा का अच्छा उत्सर्जक और अवशोषक होता है, इसी वजह से ऊपर काला और नीचे उजला रंग रहता है, जिसकी वजह से आपको ठंडक महसूस होता है। कहाँ पर? तो छाते में। 59 है, कागज पर उंगलियों की छाप की पहचान उस पर प्रतिदीप्त चूर्ण छिड़क कर तथा निम्न प्रकाश में देखकर की जाती है। कैसे की जाती है? ऑप्शन यहाँ पे चारों आप देखिए, बताइए। नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर, पराबैंगनी प्रकाश राइट आंसर होगा। नंबर 59 के बाद नंबर 60 देखिए। देखिए यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक। तो आपको बताना है कि यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। जैसे कि दो संधारित्र जिनकी धारिता 2F और 3F है, इसको श्रेणी में जोड़ा जाता है, और एक तीसरा संधारित्र जिनकी क्षमता धारिता अगर पूछेगा तो बताया गया है कि 1F है, ठीक है। इनको समानांतर जोड़ा गया है। बताइए कि परिणाम धारिता होगी कितना होगा? क्या यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए आपका? बताइए, आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो 60 का जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा 1, यानी कि 11/5F यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा। फोकस यहाँ पे राइट आंसर है। नंबर 61 है, द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति बताइए कैसा होता है? नंबर 4 हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, समझिए। द्रव की एक बूंद को अवशोषित करने पर हमेशा वो सिकुड़ने की जो प्रवृत्ति होती है ना, वो नहीं, यहाँ पे बढ़ जाती है ना, तो बढ़ती तो आपका ऑप्शन नंबर में राइट हो जाएगा, बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। नंबर 4 नहीं, नंबर 1। कैसा होता है? ये हमेशा बढ़ जाती है। सिकुड़ने की प्रवृत्ति अगर पूछे कैसा, तो बढ़ती है। नेक्स्ट नंबर 62, ट्रांजिस्टर वास्तव में एक क्या होता है? ऑप्शन नंबर 4, सेमी कंडक्टर होता है। ध्यान रखेंगे, ट्रांजिस्टर जो नॉर्मली क्या होता है, ये सेमी कंडक्टर होता है। और अगर पूछे यह कितने तरह का होता है तो आपको बता देना है कि यह 2 तरीके का होता है। तारे का भविष्य बताइए निर्भर करता है किस चीज़ पर? नंबर 63 का तो नंबर 1 हो जाएगा, तापमान पर। देखिए तारे का भविष्य उसके तापमान पर ही निर्भर करता है, और तारे का टिमटिमाना पूछेगा तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। नंबर 64, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्यतः नॉर्मली जो तापमान है वो कितना होता है? नंबर 4 हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, 310 केल्विन होगा। लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने जैसे 1.5 मीटर के लिए आवश्यक दर्पण की कितना होता है? आवश्यकता लंबाई कितना होना चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति अपना पूरा छाया देखना चाहता है ना, उसकी लंबाई की आधा उसका दर्पण होना चाहिए। तो 1.5 यानी 1.5 मीटर है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है 0.75 यानी कि 0.75 मीटर इसका दर्पण का हाइट होना चाहिए। फिर आप पूरा शरीर को उसको देख सकते हैं। पसीनारोधी पदार्थों में नॉर्मली निम्नलिखित में से क्या होता है? नंबर 66 ऑप्शन नंबर 1, एल्युमिनियम यौगिक होता है। किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? नंबर 3 हो जाएगा, CB देसाई के द्वारा किया गया था। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया गया था, ठीक है, CB देसाई के द्वारा। जैसे ऑप्शन नंबर 1 है CV रमन, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी और इन्हीं की वजह से इनको वर्ष 1930 ईस्वी में फिजिक्स यानी भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। नंबर 67 हो गया। नंबर 68 देखते हैं। बताइए कि पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है? ऑप्शन नंबर 68 का राइट आंसर 1 हो जाएगा, प्रतिज्वरकारी व पीड़ाहारी, यानी कि फीवर वगैरह में ये दिया जाता है। बताइए कि पुनर्लेखन योग्य DVD के निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? नंबर यहाँ पे 1 हो जाएगा, टेल्यूरियम का यूज करते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि अर्धचालक में सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों जो है अर्धचालक होते हैं। स्ट्रेंजर गैस अगर आपसे पूछ लेता है, स्ट्रेंजर गैस बता दीजिए कौन सा है,
तो जिनोन को आप कहते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? नंबर यहाँ पे 1 हो जाएगा राइट आंसर। हीलियम के साथ ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण रहता है। मोती मुख्य रूप से बना होता है किस चीज़ का? नंबर 71 का, ऑप्शन नंबर 3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। नंबर 72 है सिट्रिक अम्ल मुख्य रूप से किस में होता है? सिट्रिक अम्ल पूछा है 72 का। देखिए आपका ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे ना 4 हो जाएगा। जैसे कि सिट्रिक अम्ल ना नींबू, संतरा, खट्टे फल में होता है, ठीक है। अगर आपको जैसे यहाँ पे दूध है तो दूध में लैक्टिक अम्ल, ठीक है। यहाँ पे सेब है, सेब में मैलाइक अम्ल हो जाएगा। और इमली होता है, अंगूर है, कच्चा आम है, इन सब में ना टार्टरिक अम्ल होता है। नंबर 73 हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है बताइए? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 0.4% होता है नमक की मात्रा। ऑक्सीजन अगर पूछता है तो 65%। सर बॉडी में अगर कार्बन के बारे में पूछेगा तो 18.5% होता है, ठीक है। फिर आपके हाइड्रोजन के बारे में पूछेगा तो 9.5% होता है। और नाइट्रोजन अगर पूछ लेगा तो 3.3% आपको बता देना है। नंबर 74 है मानव शरीर का पीला जो मूत्र का जो पीला रंग है वो किसकी वजह से होता है बताइए? नंबर 4 यूरोक्रोम के वजह से। मानव मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के वजह से होता है। पता होना चाहिए कि मानव के जो मूत्र का जो रंग होता है वो pH मान होता है वो 6 होता है। मूत्र में अगर पूछे ना मानव मूत्र के माध्यम से तो विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। और एक स्वस्थ जो इंसान होता है लगभग 1.5 लीटर के आसपास पर डे उसके शरीर में मतलब कहिए कि मूत्र बनता है। नंबर 75 है एक वयस्क मानव में सामान्यतः होते हैं कितना? नंबर 75 का ऑप्शन नंबर 4 12 चवर्णक। कहने का मतलब है वयस्क मानव में दांतों की संख्या, आप समझिएगा दांतों की संख्या अगर पूछेगा तो 32 हो जाएगा, ठीक है। और ये टोटल 4 तरह का होता है। और अगर पूछेगा कि चवर्णक कितना होता है तो 12 आपको बता देना है, ठीक है। फ्रेंड्स अभी आपने 75 क्वेश्चन जीके जीएस से देखा जिसमें कि आपको मैथ्स, साइंस और नॉर्मली जीके से था। नंबर 76 से लेके आपका 150 तक जो है क्वेश्चन वो आपका मैथ्स और रीजनिंग का है। आपको पहले भी बताया जा चुका है और अभी फिर से आपको बता दिया जा रहा है। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप आराम से, आपको पीडीएफ के लिए लिंक टेलीग्राम पे और फ़ोन नंबर यहाँ पे आपका दिया जा रहा है। फ़ोन नंबर नहीं, व्हाट्सएप नंबर है, क्योंकि फ़ोन तो आपका लगेगा नहीं। 9576843550 इस नंबर पर आप मैसेज करिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम पे कोई प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप पे ही आपको मिल जाएगा। नंबर 76 से लेके जो 150 तक बचा मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन, बहुत ही जल्द मैथ्स और रीजनिंग का भी क्लास स्टार्ट होने वाला है। फिलहाल अभी आप कुछ और प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो जीके जीएस से ही बस रहेगा। और कुछ टाइम के बाद मैथ्स वगैरह का भी और मैथ्स का भी कोई ना कोई बुक अच्छा अगर आ जाता है मार्केट में, अभी फ़िलहाल 1-2 बुक आया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी टाइम दीजिए आप, आपको अगर अच्छा खासा कोई बुक मार्केट में आ जाएगा तो काफ़ी अच्छे से आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मैथ्स और रीजनिंग का भी क्लास प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उसके लिए आप टेंशन फ्री होकर आराम से रहिए। अगर आपको अभी मैथ्स पे अच्छा कमांड हो तो पीडीएफ लेके आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स कम से कम हर दिन एक प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर सॉल्व करिए। आपके बीएसएससी के लिए ही आपको बार बार ये बताया जा रहा है, क्योंकि अगर सारा कुछ सही रहता है, अभी बहुत ही जल्द अब आपका फॉर्म भरना डेट ख़त्म हो जाएगा। अगर सारा कुछ आपका सही रहा, सही का मतलब कोरोना वगैरह नहीं आता है या कुछ और ऐसा प्रॉब्लम अनहोनी ना हो जाए, तो बीएसएससी लगभग आपका 100 से लेके 120 दिन का टाइम बहुत से बहुत आपको देगा। 100 to 120 डेज इस बार देने वाला है, सब कुछ अगर सही रहा तो। उस जब आपका डेट आ जाएगा फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे सही से, फिर आपको हड़बड़ी हो जाएगा, पता नहीं क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या छूटा क्या नहीं छूटा। इसीलिए अभी से एक सेट पर डे आप सॉल्व करिए अगर बीएसएससी में अपना एक सीट आप क्लियर करना चाहते हैं। ये आप ही का अच्छाई के लिए बताया गया। अब लास्ट बात, अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो आपके लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है और एक नया वीडियो बनाने के लिए एनर्जी मिलता है। आप लाइक कर दीजिएगा। बीएसएससी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहिएगा एबीसी एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।